एक बेजान नीम का दरख्त और एक सुनसान रेलवे क्वार्टर जहां रात के वक्त हंसी गूंजती थी। लेकिन वो इंसान की नहीं थी। 2008 का साल था और वो छोटा लड़का दानिश, उसने अपने भाई को ऐसी हालत में देखा कि वो देख के उसकी रूह कांप गई। ये कहानी दानिश ने हमारे साथ शेयर की है। ये बात 2008 की है जब दानिश की उम्र 11 साल थी। दानिश उस वक्त मुल्तान के एक करीबी इलाके में रहता था। दानिश के अबू रेलवे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय थे, तो उन्हें अपने ऑफिस की तरफ से एक क्वार्टर अलॉट हुआ था। पहले वो अपने गाँव में ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे, लेकिन फिर घरेलू मसाइल की वजह से उन्हें क्वार्टर में शिफ्ट होना पड़ा। दानिश की फैमिली में वो 4 लोग थे, जिसमें उसके अम्मी अबू और उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम शहरोज था। उसका भाई कॉलेज की तालीम के लिए शहर में खाला की तरफ चला गया था। अब ये सिर्फ 3 लोग थे जिन्होंने क्वार्टर में रहना था। जब वो उस क्वार्टर में शिफ्ट हुए तो दानिश के अबू को पता था ये क्वार्टर पिछले 15-20 सालों से ऐसे ही खाली और सुनसान पड़ा हुआ है। ये उनसे पहले किसी को अलॉट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा रेनोवेशन की जरूरत थी। दानिश के अबू ने पूरी तरह से घर को रेनोवेट करवाया। क्वार्टर का बुनियादी स्ट्रक्चर ठीक था। उसमें 3 कमरे, किचन, बरामदा और एक बड़ा सेन था। लेकिन घर के पिछले हिस्से में एक पुराना घना नीम का दरख्त भी था। इस दरख्त की छांव और उसके इर्द गिर्द अजीब सी खामोशी होती थी जो घर के माहौल को शुरू से ही भारी बनाती थी। और घर के सेन के कॉर्नर में एक छोटा सा दरख्त, कुछ पौधे और घास सेन में उगी हुई थी, जिसको काट कर ख़त्म करवाने का मकसद ये था कि सेन को खुला किया जाए। और सेन को एक छोटा सा हिस्सा दिया था जहाँ दानिश की अम्मी ने खूबसूरत लॉन बना लिया था, क्योंकि उनको प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। अब घर पूरी तरह से रहने के लायक हो चुका था, तो उन्होंने सामान शिफ्ट किया और रहना शुरू कर दिया। सुबह के वक्त इनका घर खाली ही रहता था, क्योंकि दानिश के अब्बू ऑफिस चले जाते थे और दानिश की अम्मी उसी स्कूल में टीचर थी जिस स्कूल में दानिश पढ़ा करता था। इसी वजह से दोपहर के वक्त दानिश अपनी अम्मी के साथ घर वापस आ जाया करता था। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था और दानिश को घर में अकेला भी नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिन गुजरने के बाद दानिश की अम्मी को अजीब सी वहशत महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई देख रहा हो, या ऐसा लगता था जैसे घर में कोई और भी मौजूद है जो उनके साथ रह रहा है। उन्होंने दानिश के अब्बू को इस बारे में बताया और कहा कि घर में भारी चीज़ों का एहसास होता है। दानिश के अब्बू ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि परेशान ना हो, घर काफ़ी देर से खाली पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से चीज़ें तो होती हैं, इनसे इनकार करना तो ईमान की कमज़ोरी है। जिस पे उन्होंने सोचा कि हमें घर में कुरान खानी करवानी चाहिए। तो उनकी अम्मी ने घर में कुरान खानी करवाई और सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। इस वक्त तक दानिश को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि उस वक्त दानिश की उम्र सिर्फ 11 साल थी। कुछ दिन के बाद उनके घर के सहन में रात को खून के छींटे गिरे होते थे। जब उनकी अम्मी सुबह रोज़ सहन में झाड़ू देती थी तो रोज़ाना उनको किसी परिंदे का सर कटा हुआ मिलता था। जब ये चीज़ें बढ़ने लगी और ऐसा हर रोज़ होने लगा, तो उन्होंने दानिश के अबू को बताया कि कुछ अजीब निशानियाँ मिल रही हैं और उन्हें कुछ करना चाहिए। इस बार दानिश के अबू ने इस बात को सीरियसली लिया और अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। वो एक पीर साहब को जानते थे। वैसे तो पीर साहब 40 से 50 मिनट की मुसाफत पर एक गांव में रहते थे, लेकिन किसी इत्तेफाक से वो उनके घर के इलाके में किसी के यहाँ ठहरे हुए थे। तो फिर उन्होंने उनसे रब्ता किया और वो पीर साहब उनके घर आ गए। तो पीर साहब ने दानिश की अम्मी को कहा कि उनका शक बिल्कुल ठीक है। वीराना होने की वजह से इस घर में जिन्नात का एक पूरा ख़ानदान है, जिसमें बच्चे और बड़े जिन्नात भी शामिल हैं। उन्होंने दानिश की अम्मी को 2-3 अमल बताए ताकि ये मखलूक पुरसुकून रहें। उन्होंने कहा कि वो हर जुमेरात को किलो हड्डी वाला गोश्त लेकर वीरान जगह पर फेंक आएँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो हर जुमेरात घर के चारों कोनों में आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकें और हर कोनों में दिए रोशन करें। अगर रात के वक्त कोई दिया बुझ भी जाए तो उसे दोबारा मत जलाएं। उनकी अम्मी ने ये सब अमल करना शुरू कर दिए और कुछ चीज़ें और भी बताईं, जैसे नीम के दरख्त के पास किसी चीज़ की धूनी देना और आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकना। उनकी अम्मी ने ये सब अमल करना शुरू कर दिए। दानिश अभी छोटा था, लेकिन अपनी अम्मी को ये सब छुपके से करता देख उसके अंदर एक खौफ बैठा हुआ था। सेन में वो खून की छींटे और परिंदों के सर का कटा हुआ मिलना, अब वो चीज़ें बंद हो गई थी। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इनके आने से पहले वो चीज़ें थोड़ा गुस्से में थी, जो अब ठीक हो रही हैं। बहरहाल 3 से 4 महीने ये अमल चलता रहा और अल्लाह के जिक्र से अब वो सेन की अजीब निशानियाँ का होना बंद हो गया था और घर में जो अजीब सी चीज़ों का एहसास होता था वो भी अब नहीं होता था। अब घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर इनकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ जिसको सुन के आज भी दानिश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन दानिश का बड़ा भाई शरोज छुट्टियों पर घर वापस आया था। शरोज को कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा शौक था और उसके अबू जानते थे कि आगे इस चीज़ का ही दौर है। उस वक्त कंप्यूटर बहुत कम लोगों के पास होते थे। बच्चों की खुशी के लिए उनके अब्बू एक नया कंप्यूटर ले आए ताकि बच्चे गेम्स वगैरह खेल सकें। जिस दिन कंप्यूटर आया उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। उनकी अम्मी ने फैसला किया कि ये कंप्यूटर तीसरे कमरे में रखा जाए। ये वो कमरा था जो शुरू से ही कम इस्तेमाल हुआ था
उस कमरे को नए फर्नीचर के सामान के लिए खाली रखा हुआ था, तो उस कमरे को इस्तेमाल में लाने के लिए उन्होंने उस कमरे को कंप्यूटर रूम बना लिया। शरोज़ ने ज़ोरों शोर से उस कमरे की सफाई की और कंप्यूटर को सेट किया। उस रात दानिश और उसके बड़े भाई ने रात देर तक गेम खेली। तो जब रात के 1-2 बज गए तो दानिश की आंख लगने लगी। वो जाके अपने कमरे में सो गया, लेकिन रात के 3 बजे तक शरोज़ कंप्यूटर वाले कमरे में बैठ कर गेम खेलता रहा। अचानक दानिश को उसके रूम से एकदम से ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। यह हंसी इतनी ऊंची और अजीब थी कि दानिश की आंख फ़ौरन से खुल गई। उसने अपने बेड पर लेटे लेटे ही कमरे की खिड़की से शरोज़ की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो कोई फ़नी वीडियोस देख रहा है। लेकिन जब दानिश ने गौर से देखा तो उसके बड़े भाई का चेहरा कंप्यूटर की तरफ नहीं था, बल्कि सीधा दानिश की तरफ था। वो लगातार दानिश की तरफ देख कर हंस रहा था। यह हंसी बेजान और बहुत ऊंची थी। दानिश को अभी इन चीज़ों की समझ नहीं थी। वो डर नहीं रहा था, लेकिन हैरान और सुम था। इतनी देर में उनके अम्मी अबू आ गए। उन्होंने शहरोज़ को पकड़ा और बेड पर लटाया। वो अभी भी लगातार हंस रहा था। उसकी अम्मी ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो चुप हो गया। वो अब हंस नहीं रहा था, लेकिन कुछ बोल भी नहीं रहा था। वो बिल्कुल चुप था। उससे बार बार पूछने पर भी वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। अबू ने समझदारी दिखाई क्योंकि उनके दादा आमिल थे, इसीलिए वो बचपन से इन हरकतों से वाकिफ़ थे। उन्होंने फ़ौरन दानिश के मामू को कॉल की और उन्हें सब बताया। दानिश के मामू एक गाड़ी लेकर आ गए। अब्बू ने कहा कि घर में किसी को छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए सब गाड़ी में बैठ जाएं। उन्होंने घर को पूरी तरह से लॉक कर दिया और सब लोग गाड़ी में बैठ गए और उन पीर साहब के घर चले गए। गाड़ी में शरोज़, दानिश और उनकी अम्मी पीछे बैठे थे, जबकि मामू और अब्बू आगे बैठे थे। उनकी अम्मी ने शरोज़ पर चादर डाली थी और आयतल कुर्सी पढ़ रही थी, लेकिन शरोज़ बिना आंखें झपकाए गुस्से में दानिश की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे दानिश ने उसे कोई नुकसान पहुंचाया हो। वो 40 से 50 मिनट का सफ़र और शरोज़ का दानिश की तरफ ऐसा देखना उसे आज भी याद है। उस घंटे के सफ़र में शरोज़ ने एक दफ़ा भी अपनी आंख नहीं झपकाई और ना ही उसने अपनी नज़रें दानिश से हटाई। कुछ देर बाद जब वो लोग पीर साहब की तरफ पहुंच गए तो उन्हें सारा मामला बताया। पीर साहब शरोज़, उसके मामू और अब्बू को कमरे के अंदर ले गए और बाकी सबको बाहर सहन में बैठा दिया। कमरे से 10 मिनट बाद ऊंची ऊंची हंसने की आवाज़ आने लगी। यह हंसी की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर अचानक एकदम से आवाज़ें आना बंद हो गईं। उन्हें तसल्ली हुई। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि मामू उनके भाई को चादर में लपेटकर गाड़ी की तरफ ला रहे हैं। अब्बू और मामू ने भाई को गाड़ी में बिठाया और कुछ नहीं बोले। अम्मी ने पूछा तो अब्बू ने कहा कि सब ठीक है, बच्चों के सामने सवाल मत करना। दानिश के अब्बू ने ऐसा महसूस करवाया जैसे कि उसका भाई बिल्कुल नॉर्मल है, और वैसे उसका भाई अब गाड़ी में आते साथ ही सो गया था। घर पहुंचकर उन सब ने नाश्ता किया और वो सो गए। अगले कुछ दिन शहरोज़ को बुखार रहा, फिर वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। कुछ दिन बाद शहरोज़ की छुट्टियां ख़त्म हुई और वो खाला की तरफ वापस चला गया। फिर दानिश के अब्बू ने उस दिन वाली बात दानिश की अम्मी को बताई, जब दानिश साथ वाले कमरे में था और उसको अपनी अम्मी और अब्बू की बातों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसके अब्बू ने कहा कि पीर साहब ने कहा है कि वो कम इस्तेमाल होने वाला कमरा असल में जिन्नात की फैमिली के बच्चों की ही जगह थी। वो उस जगह को अपना ठिकाना समझते थे, लेकिन जब शरोज़ ने वहाँ देर तक कंप्यूटर चलाया और रोशनी करके उनके आराम में खलल डाला, इसीलिए वो शरोज़ पर हावी हो गए। अच्छी बात यह थी कि हम शरोज़ को इसका असर गहरा होने से पहले ही ले गए थे। ये सुनकर दानिश सुन हो गया। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा कि अम्मी वो जो अमल करती थी वो इसी वजह से करती थी। उस वाक़े के बाद दानिश के अब्बू ने उस रूम की सारी सेटिंग चेंज करवा दी। उस रूम को स्टोर रूम बनाने का फ़ैसला किया कि दूसरे कमरे को बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि पीर साहब ने कहा है कि वो जिन्नात के बच्चों के लिए कमरा है, फ़िलहाल उसे खाली कर दें। फिर ऐसा ही किया गया। उस रूम को खाली कर दिया गया। वहाँ ना तो कोई सोता था और ना ही कोई ज़्यादा जाता था। ये तो यकीन हो चुका था कि वो अकेले ही इस घर में नहीं रह रहे, बल्कि उनके साथ एक और ख़ानदान है जो उनके साथ रह रहा है। रात के वक्त इन छोटी मोटी बातों का होना मामूल था, जैसे रात में सीढ़ियों या कभी सहन में किसी भारी कदम के चलने की आहट आना और बर्तनों का खुद ब खुद हिलना और गिर के टूट जाना। इस चीज़ को साल हो चुका था। अब वो भी उनके साथ रहना सीख गए थे। अब जब भी शरोज़ छुट्टियों में रहने के लिए आता तो वो एबनॉर्मल फील नहीं करता था। उनकी वही रूटीन थी कि रात देर तक कंप्यूटर यूज़ करना, वहाँ गेम्स खेलना। दानिश जब भी अपने बड़े भाई से पूछता कि उन्हें कुछ याद है तो वो कहते कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं, बस इतना याद है कि रूम की लाइट ऑफ हो रही थी। उन्होंने सोचा कि अम्मी ने कर दी होगी, तो उन्होंने उठ के लाइट का स्विच ऑन कर दिया। 2 दफ़ा ऐसा होने के बाद उन्हें आगे कुछ भी याद नहीं। इस वाक़े के साल गुजरने के बाद अब्बू ने फ़ैसला किया कि 5वीं क्लास के बाद दानिश को कुरान हिफ्ज़ कराएंगे।
दानिश भी बहुत खुश था और उसने करीब के एक मदरसे में हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। 6-7 महीने गुजर चुके थे और दानिश पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके अम्मी अब्बू दोनों दानिश से बहुत खुश थे। अब यहाँ से दानिश की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जिससे उसके अकेलेपन और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का आगाज़ होता है। हुआ कुछ यूँ था कि जब तक वो स्कूल में स्टडी करता था उसकी टाइमिंग उसके अम्मी अब्बू के काम से मैच करती थी। उसकी अम्मी टीचर थी और अब्बू रेलवे में जॉब करते थे। दोनों में से कोई ना कोई दोपहर 2 बजे तक घर आ जाता था, तो दानिश कभी अकेला नहीं होता था। लेकिन अब जब दानिश मदरसे जाने लगा तो टाइमिंग बदल गई। उसके मदरसे की टाइमिंग सुबह 6 से दोपहर 11 बजे तक थी। 3 घंटे का ब्रेक और फिर 2 बजे ज़ोहर की नमाज़ के बाद इशा की नमाज़ तक क्लास चलती थी। जो दरमियान में 3 घंटे होते थे उसमें ज़्यादातर बच्चे मदरसे में ही रहते थे, घर नहीं जाते थे। लेकिन दानिश के अब्बू कारी साहब के दोस्त थे, इसलिए उसे इजाज़त मिल गई कि उसने ज़िद की कि वह घर आकर सोया करेगा और इस बात पर दानिश के अब्बू मान गए। वो 11 से 2 बजे घर आ जाता था। असल में उसे गेम खेलने का शौक़ था और वह इसी लालच में इतना बड़ा ख़तरा नज़रअंदाज कर रहा था। वो ऐसे ही घर आ जाता और 2 बजे जब उसकी अम्मी आती तो वह खाना खाकर वापस मदरसे चला जाता। कुछ दिन बाद दानिश के साथ छोटे छोटे वाक़यात होना शुरू हो गए। एक दफ़ा वो गेम खेल रहा था कि वाशरूम का नल चल गया। उसने पानी का शोर सुना, उठकर वाशरूम गया और जाकर नल बंद कराया। वापस आकर वह गेम खेलने लगा। उसे ये नॉर्मल लगा क्योंकि उसकी अम्मी के साथ पहले ऐसा हो चुका था। कुछ देर बाद नल फिर से चल गया। दानिश बहुत डर गया। इसी दौरान उसकी अम्मी स्कूल से आई और उसके अब्बू भी घर आ गए। जब दानिश ने अम्मी अब्बू को ये सब बताया तो अब्बू ने कहा कि नल कभी कभी ख़राब हो जाता है तो इसीलिए वह खुद ही चल जाता है। अब्बू ने झूठे दिलासे दे रहे थे। अम्मी ने कहा कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। अब्बू ने कहा कि वो नल को चेंज करवा देंगे और उन्होंने प्लम्बर को कॉल किया और नल को चेंज करवा दिया। दानिश और उसकी अम्मी दोनों जानते थे कि अब्बू बस झूठे दिलासे दे रहे थे। 1 साल बाद ये साए, ये जिन्नात फिर से तेज़ हो रहे थे। कुछ दिन बाद सहन में फिर से खून के छींटे नज़र आने लगे। इस दफ़ा उन मखलूक़ात की नज़र दानिश पर थी। इसकी वजह हम आपको बाद में बताएंगे। कुछ दिन बाद दानिश घर आया और कंप्यूटर को ऑन किया। वो किचन में कुछ खाने के लिए चला गया। जब दानिश वापस आया तो कंप्यूटर ऑफ था। दानिश ने दोबारा कंप्यूटर को ऑन किया। अभी वो बैठा ही था कि उसे दरवाज़े के नॉक होने की आवाज़ आने लगी। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसी कमरे का दरवाज़ा नॉक हो रहा था जो घर वालों ने जिन्नात की वजह से बंद किया था। दानिश डरते हुए इस दरवाजे के पास गया तो वह खुला हुआ था। दानिश ये देखकर हैरान था क्योंकि वह कमरा सिर्फ तभी खुलता था जब उसके अंदर कुछ सामान रखना होता था। क्योंकि दानिश के घर वाले शिरोज़ के वाक़े के बाद उस कमरे को बस स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते थे। दानिश ने डरते हुए इस दरवाजे को खोला। अंदर कोई नहीं था, बस वहाँ पुराना सामान पड़ा हुआ था। दानिश दोबारा दरवाज़ा बंद करके वापस अपने कंप्यूटर की तरफ जाने लगा। तभी उससे पीछे उस कमरे से सामान गिरने की आवाज़ आई। दानिश ने डरते हुए फिर से अंदर देखा तो एक लकड़ी की पूरी अलमारी ज़मीन पर गिरी हुई थी। वो डरते हुए इस कमरे के अंदर गया और उस अलमारी को देखने लगा। तभी उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर दानिश को अंदर से हंसने की आवाज़ आने लगी और वो जो भी मखलूक थी वो शेरोज़ की आवाज़ में हंस रही थी। पहले तो दानिश को लगा कि शायद शेरोज़ खाला के घर से वापस आ गया है। वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो अंधेरे में शेरोज़ को आवाज़ देने लगा। तभी दानिश को ऐसा लगा कि किसी ने उसकी बाजू को पकड़ लिया है। वो इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि दानिश दर्द के मारे चीखने लगा। बाहर दानिश की अम्मी भी स्कूल से घर आ गई थी और घर आते ही उन्हें दानिश के चीखने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ की तरफ बढ़ी तो आवाज़ उन्हें उसी कमरे से आ रही थी। उन्हें जब दरवाज़ा खोला तो दानिश ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसे अपनी बाजू को पकड़ा हुआ था। दानिश की अम्मी ने उसे उठाया और दूसरे कमरे में लिटा दिया। जब उसकी बाजू को देखा तो उस पर उंगलियों के निशान थे और वो निशान किसी इंसान के नहीं थे, वो निशान किसी जानवर के थे। और दानिश की बाजू से नाखून लगने की वजह से खून निकल रहा था। वो डरते हुए बस यही बोल रहा था कि शेरोज़ ने किया है। उसकी अम्मी भी दानिश की आवाज़ सुनकर हैरान थी क्योंकि शेरोज़ तो अपनी खाला के घर था। तभी उसकी अम्मी ने दानिश के अब्बू को कॉल की और उन्हें घर बुलाया। जब वो घर आए तो उन्हें सारी बात बताई। अब्बू भी समझ गए कि अब मखलूक़ात का असर फिर से ज़्यादा होने लगा है। उन्होंने तभी पीर साहब को कॉल की और उन्हें इस बारे में बताया। पीर साहब ने कहा कि वो शाम को घर आएंगे। शाम को जब पीर साहब घर आए तो उन्होंने कुछ देर उस कमरे में कुरान पाक की आयत को पढ़ा। फिर दानिश के अब्बू को बताया कि इन सब चीज़ों से ये जिन्नात कुछ अर्सा सुकून में रहेंगे, लेकिन कुछ अर्से बाद ये जिन्नात फिर से आप लोगों को परेशान करेंगे क्योंकि वो आपके बहुत पहले से इस घर में रह रहे हैं और वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। और अगर हमने इल्म के ज़रिए इनको जगह छोड़ने में मजबूर किया तो आप लोगों को नुकसान भी पहुँचाएंगे। उसके बाद दानिश के अब्बू ने और कुछ ही महीनों में वो घर छोड़ दिया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें।
और अगर आप दी कॉन्जरिंग मूवी की एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो ये आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, जिसमें हमने वो राज बताए हैं जो फिल्म में भी नहीं दिखाए गए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।